वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास EIPMT 2000 का एक क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन बाय द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3। तो BaCO3 का यहाँ पे कंप्लीट डिकम्पोजिशन करना है 9.85 ग्राम का। तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम CO2 का बनेगा, जो भी ऑप्शन यहाँ पे लीटर के अंदर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रिएक्शन लिखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे बैरियम कार्बोनेट का यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। तो यहाँ पे ये सॉलिड, तो यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। तो यहाँ पे आपको मिलेगा बैरियम का ऑक्साइड मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको CO2 गैस मिलेगा। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हो रही है, ऐसा यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन के अंदर मतलब यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि कौन सा कंडीशन है, बट एक आइडियल कंडीशन हम पकड़ के चलेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर लिखेंगे। तो बैलेंसिंग फैक्टर के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, 1 मोल आएगा, इसका 1 मोल आएगा और इसका 1 मोल आएगा। तो बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ पे 1 मोल आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंसिंग फैक्टर या इसको आप स्टोइचियोमेट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या दे के रखा है। देखो हमारे पास यहाँ पे गिवन दे के रखा है, बेरियम कार्बोनेट का आपको मास दे के रखा है 9.85 ग्राम। तो इतना मास यहाँ पे दे के रखा है। तो यहाँ पे CO2 का कितना वॉल्यूम बन रहा है ये यहाँ पे पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे आपको मास दिया हुआ है, तो ऊपर वाले को यहाँ पे मोलार मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोलार मास यहाँ पे बेरियम कार्बोनेट का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेरियम कार्बोनेट का जो होता है, बेरियम कार्बोनेट का मोलार मास जो होता है वो होता है 197.33 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं बेरियम प्लस C प्लस 3 ऑक्सीजन का। यहाँ पे एटॉमिक मास डाल के यहाँ पे 197.33। तो यहाँ पे मोलार मास यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मोलार मास आएगा 197.33 और यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है, CO2 का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे CO2 गैस है, तो यहाँ पे इस स्टोइचियोमेट्री को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक जो भी वॉल्यूम है आइडियल 22.4 लीटर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे इन दोनों का रेशो लेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का रेशो लेंगे तो यहाँ पे बात पता चलेगी। तो रेशो यहाँ पे लेना है कि बैरियम कार्बोनेट का मास और मोलार मास यहाँ पे लिखा है और दोनों का यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मोलार मास कितना है 197.3 डिवाइड बाय यहाँ पे आप बोल सकते हैं 9.85 इज इक्वल टू यहाँ पे बोल सकते हैं 1 इंटू 22.4 लीटर, मतलब यहाँ पे 22.4 लीटर डिवाइड बाय यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ CO2। और ये वॉल्यूम ऑफ CO2 लीटर में आएगा क्योंकि ऊपर यहाँ पे हमने लीटर में लिखा हुआ है। तो चलो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या आएगा, अभी 9.85 इंटू 22.4 डिवाइड बाय यहाँ पे लिख सकते 197. यहाँ पे 33 है। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन आ रहा है 1.118 इतना लीटर। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ CO2। तो यहाँ पे ये परफेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है। देखो वॉल्यूम ऑफ CO2 जो है 1.118, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2001 का एक क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से, मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.17 ग्राम पर cc। तो इस cc का मतलब यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे cc मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर। तो इसको हम यहाँ पे cm क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसा बोलते टाइम लिखते टाइम cm क्यूब लिखते।
तो यहाँ पे ये पता है ना हमें 1 ml जो होता है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 लीटर जो होता है वो यहाँ पे 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डेंसिटी दे के रखिए, तो डेंसिटी यहाँ पे देख के रखिए, डेंसिटी यहाँ पे है, कितना डेंसिटी है 1.1717 ग्राम पर सीसी, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 1 ml लिखेंगे। इसका मतलब क्या है अभी, इसका मतलब ऐसा है कि 1.17 जो है इतना ग्राम जो है वो यहाँ पे 1 ml 1 cm क्यूब इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास इतना ग्राम 1 ml के अंदर है। तो फिर मास यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे ये हो गया वेट ऑफ सोल्यूट, तो ये हो गया वेट ऑफ HCl, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको बोल सकते हैं हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे दो तो बातें यहाँ पे पता चली है। तो उसके बाद यहाँ पे मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगी, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय यहाँ पे क्या बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। तो यहाँ पे मोल्स की जगह पे यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूलर वेट ग्राम के अंदर, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू यहाँ पे 1000। अभी ml में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी आपको cm क्यूब के अंदर देकर रखा है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ पे कितना देकर रखा है 1.17 ग्राम इनटू यहाँ पे 1000 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ये HCl का है 36.5, क्लोरीन का 35.5 होता है, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट HCl का यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का यहाँ पे 35.5 होता है। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन आएगा 36.5, इतना इसका ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 ml है, इनटू यहाँ पे 1000 तो ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेशन आ रहा है एग्जैक्ट 32.054 मोल पर लीटर, या इसको मोलैरिटी भी बोल सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन HCl का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो आ रहा है ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2002 का क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल, तो किस केस के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे हम हर एक ऑप्शन को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें क्या पूछा है 7 ग्राम हमारे पास N2 है। तो 7 ग्राम N2 के अंदर क्या करेंगे, पहले मोल कैलकुलेट करेंगे। तो मोल ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कब ज्यादा रहेंगे, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ज्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे। तो मोल्स मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे 7 ग्राम N2 का यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ N2 कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन मास कितना है, तो मोल का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मोल का फॉर्मूला गिवन मास डिवाइड बाय यहाँ पे मोलार मास। तो हर एक मोल का मोलार मास यहाँ पे, मोलार मास यहाँ पे N2 का कितना है, N2 का मोलार मास 28 ग्राम है। तो यहाँ पे गिवन मास 7 डिवाइड बाय यहाँ पे 28, तो ये कैलकुलेशन आएगा 1/4 मतलब 0 पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा 25 मोल्स आपका N2 आएगा, N2 गैस मॉलिक्यूल।
तो ये हमारा आ गया फर्स्ट यहाँ पे कैलकुलेशन। दूसरा कैलकुलेशन समझते हैं। चलो अभी यहाँ पे सेकंड कैलकुलेशन समझते हैं। 2 ग्राम हमारे पास H2 है, तो 2 ग्राम H2 मतलब यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू गिवन मास यहाँ पे कितना है 2 ग्राम। मोलार मास यहाँ पे पता करना है हमें। मोलार मास H2 का होता है 2 ग्राम, तो यहाँ पे 2/2 ये आएगा आपका कैलकुलेशन 1 मोल। तो 1 मोल H2 गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा सेकंड। थर्ड यहाँ पे देखेंगे। चलो थर्ड के अंदर क्या है 16 ग्राम हमारे पास क्या देख रखा है NO2। तो यहाँ पे NO2 का मोलार मास कितना है, तो यहाँ पे इसका मोलार मास जो है वो है 46। मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो मोल्स ऑफ NO2 गैस जो होता है वो किसके बराबर रहेगा। गिवन मास यहाँ पे आपको 16 दिया है देखो, और मोलार मास 46। तो ये मोल कितना आएगा, देखो ये मोल आ रहा है 0.34 इतना यहाँ पे NO2 मोल्स NO2 गैस आएगा। तो ये आ गया आपका थर्ड कैलकुलेशन की जो यहाँ पे सबसे कम नंबर में है। तो सबसे कम नंबर में तीसरा ऑप्शन है। लास्ट वाला ऑप्शन एक बार वर्कआउट करेंगे। देखो फोर्थ ऑप्शन में है O2, तो 16 ग्राम यहाँ पे आपको O2 गैस दिया है। तो मोलार मास यहाँ पे पता है, मोलार मास O2 का कितना होता है 32 ग्राम पर मोल होता है। तो मोल्स ऑफ यहाँ पे O2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, गिवन मास यहाँ पे आपको दिया है 16/32। तो ये कैलकुलेशन आएगा 0.5 मोल O2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे सबसे कम नंबर में कौन दिखाई दे रहा है, देखो तो यहाँ पे ऑर्डर में लिखा है H2O2 NO2 N2। तो यहाँ पे O2 का सबसे ज्यादा मोल रहेगा, 1 मोल है। उसके बाद O2 का यहाँ पे है 0.5 मोल्स। उसके बाद NO2 का है 0.34 मोल्स। और सबसे लास्ट जो है NO2 का वो आ रहा है आपका 0.25 मोल्स। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आने वाला है O2 के अंदर H2 के अंदर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल रहेंगे। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 2 ग्राम H2 के अंदर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल का नंबर प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे O कितना रहेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मोल है तो वो रहेगा एवोगाड्रो नंबर इतना। तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23 इतना H2 गैस मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा आंसर, ये रहेगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2002 का एक क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दिया है 40%, 13.3% एंड 46.7%। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक चार्ट बनाएंगे। देखो यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। परसेंटेज जो है मास के अंदर दिया जाता है परसेंटेज हमेशा, तो परसेंटेज बाय मास। उसके बाद उसके मोल निकालेंगे, उसके बाद मोल रेशो निकालेंगे, उसके बाद सिंपलेस्ट रेशो क्या आएगा, और उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो पहला यहाँ पे है, तो पहला यहाँ पे एलिमेंट है कार्बन, उसके बाद है हमारे पास हाइड्रोजन, और उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन। चलो यहाँ पे कैलकुलेट कर। देखो भैया कार्बन का परसेंटेज कितना देख रखा है 40%। तो 40% का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, 40% का मतलब हो जाएगा 40 ग्राम। तो मोल्स ऑफ यहाँ पे कार्बन निकालना है, तो यहाँ पे 40 डिवाइड बाय कार्बन का एटॉमिक मास 12। यहाँ पे हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दिया है 13.3 परसेंटेज दिया है, इसका मतलब वही मास यहाँ पे हम लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 13.3 डिवाइड बाय 1, ये कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोजन एटम का परसेंटेज जो भी बचा हुआ है, तो यहाँ पे कभी कभी रेस्ट ऑफ परसेंटेज नाइट्रोजन का बोला जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यहाँ पे एन वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा 46.7 डिवाइड बाय यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है। तो यहाँ पे इसके मोल कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन के मोल आ रहे
3.33, इसके मोल आएंगे 13.3 और यहाँ पे मोल देखेंगे पे मोल आ रहे 3.33। तो मोल यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, उसके बाद मोल रेशो लेंगे। तो मोल रेशो के अंदर क्या करेंगे, इसमें से सबसे कम मोल किसके, तो यहाँ पे देख सकते हैं या तो आप कार्बन के ले सकते हैं या नाइट्रोजन के ले सकते हैं, उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे हमेशा के लिए। तो यहाँ पे मोल रेशो के अंदर क्या करेंगे, कार्बन का मोल कितना है डिवाइड बाय जो भी सबसे यहाँ पे कम मोल है, तो यहाँ पे वही मोल यहाँ पे सबसे कम है, तो ये रेशो आएगा 1। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल कितना है 13.3 डिवाइड बाय जो भी यहाँ पे सबसे कम आए हैं ये यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कितना आ रहा है, देखो ये कैलकुलेशन आपका आ रहा है 4.001, तो अप्रोक्सीमेटली इसको 4 बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला कैलकुलेशन 3.33 को डिनोमिनेटर में यहाँ पे सबसे कम मोल 3.33, तो यहाँ पे भी आपका 1 मोल आएगा। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो इसका 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, कार्बन यहाँ पे आप बोल सकते हैं कार्बन का है 1 मोल, हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 मोल और नाइट्रोजन का यहाँ पे 1 मोल। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि CH4N। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन के अंदर देखना पड़ेगा कि 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड जो है देखो यहाँ पे कंप्लीटली मैच हो गया, यहाँ पे ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट आंसर कि जो हमारे यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। तो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2004 का क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, हर एक यहाँ पे ऑप्शन कैलकुलेट यहाँ पे करके देंगे हम। देखो पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे 50 लीटर यहाँ पे क्या है आपका ऑफ H2 गैस, और ये है आपका एट STP। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गिवन वॉल्यूम। तो यहाँ पे फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम ऑफ H2 गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर पर मोल। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, देखो 15 बाय यहाँ पे 22.4 इतना यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा किसका, H2 गैस का। तो जितना मोल ज्यादा रहेगा उतना मॉलिक्यूल का नंबर भी ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल का नंबर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स को। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो मोल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन हमने कैलकुलेट किया। अभी इसको यहाँ पे हम थोड़ा देर के लिए ऐसा ही यहाँ पे रखेंगे, कैलकुलेट पूरा नहीं करेंगे, इसको डिवीजन करने की यहाँ पे देखेंगे जरूरत है तो ठीक है, अदरवाइज इसको ऐसा ही रखेंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, देखो 5 लीटर हमारे पास यहाँ पे है N2 गैस और ये भी एट STP पे, तो STP पे ही है। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 का वही फार्मूला हो जाएगा, गैस ऑफ N2 कितना है 5 लीटर डिवाइड बाय यहाँ पे वही वैल्यू हो जाएगा 22.4 लीटर पर मोल। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे अभी, तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा, देखो ये कैलकुलेशन हो जाएगा 5 बाय 22.4 लीटर। तो इस कैलकुलेशन से ऊपर वाला कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कैलकुलेशन भी ऐसा ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी तो पता चला है कि ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, कौन सा, सेकंड। चलो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के लिए जाते हैं। अभी थर्ड ऑप्शन के अंदर दिया है 0.5 ग्राम यहाँ पे ऑफ H2 गैस। तो यहाँ पे इसका भी मोल निकालेंगे। इसका मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास 0.5 डिवाइड बाय यहाँ पे ग्राम डिवाइड बाय यहाँ पे उसका मोलार मास हाइड्रोजन का कितना है 2 ग्राम पर मोल होता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या आएगा अभी, तो ये कैलकुलेशन आपका इतना मोल आ रहा है। तो अभी यहाँ पे इसको और ऊपर वाले के मोल को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अभी ये जो मोल आएगा आपका ये आएगा 0.669 इतना मोल आ रहा है यहाँ पे। इसको भी यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया अभी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन अभी होना है दोनों मोल के बीच। तो यहाँ पे आपका इसका मोल्स यहाँ पे लिखेंगे H2 का
0.25 मोल्स H2। तो ये भी कैलकुलेट हो गया अभी। तो हमारा अभी थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे रेस से बाहर हो गया। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे फोर्थ कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ ऑप्शन के अंदर यहाँ पे 10 ग्राम यहाँ पे ऑफ O2 है, O2 गैस। 10 ग्राम O2 गैस है, मतलब यहाँ पे मोल्स ऑफ O2 यहाँ पे निकालेंगे। गिवन मास यहाँ पे 10 ग्राम है, डिवाइड बाय यहाँ पे मोलार मास कितना डालेंगे, यहाँ पे 32 ग्राम पर मोल। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेशन आ रहा है 0. यहाँ पे 3125। तो ये भी मोल आपके यहाँ पे क्या आ रहे, कम आ रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 के अंदर जो मोल आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा मोल है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा कि यहाँ पे आपके क्या रहेंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे, हाईएस्ट मॉलिक्यूल रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 1, सॉरी ऑप्शन यहाँ पे 1 के अंदर यहाँ पे हमारा आंसर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, मोल है। वो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2007 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एलिमेंट X हैज फॉलोइंग आइसोटोप कंपोजिशन। X का यहाँ पे 3 आइसोटोप पे X 200 मास है जिसका 90% है, दूसरा X है 199 उसका 8% है, और तीसरा X है 202 उसका मास है और उसका खाली 2% है। तो यहाँ पे उसका वेट एटॉमिक एवरेज एटॉमिक वेट पूछा है कि यहाँ पे X का एवरेज एटॉमिक वेट कितना रहेगा नेचुरली। तो यहाँ पे हम 3 आइसोटोप है, यहाँ पे एवरेज आइसोटोपिक मास का फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके पहले यहाँ पे हम क्या समझेंगे, X यहाँ पे जो है जिसका मास यहाँ पे देख के रखा है, यहाँ पे मास लिखेंगे 200, इसका परसेंटेज आपको देख के रखा है 90%। ये फर्स्ट आइसोटोप है। सेकंड आइसोटोप यहाँ पे देख के रखा है कितना, X यहाँ पे मास देख के रखा है 199, इसका परसेंटेज यहाँ पे 8% है। और तीसरा आइसोटोप यहाँ पे है X की जिसका मास यहाँ पे 202 है और उसका परसेंटेज 2% है। तो यहाँ पे तीनों का परसेंटेज और तीनों का मास दिया है, तो यहाँ पे हम फार्मूला कुछ इस तरह से, तो परसेंटेज ये जो है फर्स्ट आइसोटोप का परसेंटेज, तो फर्स्ट आइसोटोप का परसेंटेज इनटू यहाँ पे उसका एटॉमिक मास प्लस यहाँ पे लिखेंगे सेकंड आइसोटोप का परसेंटेज इनटू उसका एटॉमिक मास प्लस यहाँ पे थर्ड आइसोटोप का मास, यहाँ पे थर्ड आइसोटोप का यहाँ पे परसेंटेज इनटू उसका एटॉमिक मास, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड बाय क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। फिलहाल यहाँ पे जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेंदी कैलकुलेशन है, बट यहाँ पे अभी ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एडिशन और डिवीजन, तो इसका यहाँ पे एडिशन डिवीजन पूरा करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन आ रहा है 199.96। तो यहाँ पे इसके आसपास का कौन सा आंसर है देखो, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन बहुत ही क्लोज है। जो लोग यहाँ पे 199 तक कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे वो 199 कैलकुलेशन लिखेंगे, बट यहाँ पे 199.96 कैलकुलेशन आ रहा है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे, 200 m। तो ये आपको कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन के अंदर गलती हो जाएगी तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो यहाँ पे क्या हो जा सकता है, रॉन्ग हो सकता है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे अंत तक कैलकुलेशन करना है, पॉइंट 2 डिजिट तक कैलकुलेशन करना है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2008 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट है। तो उसका एनालिसिस करने के बाद हमें कार्बन का जो परसेंटेज मिल रहा है, वो ये जो परसेंटेज दिए हुए हैं वो मास परसेंटेज है। तो कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है, 38.71% दिया है। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दिया है, 9.67 दिया है। और जो भी बचा हुआ परसेंटेज है वो यहाँ पे ऑक्सीजन का, यहाँ पे फिलहाल ऑक्सीजन का कोई भी परसेंटेज मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे 3 एलिमेंट है ऐसा बोला है, तो बचा हुआ परसेंटेज ऑक्सीजन का लेंगे।
तो हमें यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है कंपाउंड का, क्या रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक चार्ट के थ्रू थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन करेंगे। अभी यहाँ पे चार्ट ड्रॉ करेंगे। अभी चार्ट के अंदर यहाँ पे सबसे पहला कॉलम करेंगे कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे हम कॉलम करेंगे। अभी यहाँ पे इसके अंदर पूरा फिलअप करेंगे। एलिमेंट कौन कौन से, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। उसके बाद यहाँ पे उसका परसेंट, तो यहाँ पे परसेंटेज जो है तो यहाँ पे बाय मास, तो यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज दिया है 38.71। इसका मतलब ये जो परसेंटेज है बाय मास, तो वही ग्राम यहाँ पे हम मोल निकालते टाइम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का है 9.67, तो बचा हुआ परसेंटेज क्या आएगा, तो यहाँ पे बचा हुआ परसेंटेज आएगा 51 पॉइंट, यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 62। तो यहाँ पे हो गया परसेंट। उसके बाद यहाँ पे मोल लेंगे, मोल कैलकुलेट करेंगे। तो कार्बन के मोल कितने आएंगे 38.71 डिवाइड बाय इसका एटॉमिक वेट, इसका कितना आएगा 9.67 डिवाइड बाय इसका एटॉमिक वेट, और इसका क्या आएगा मोल 51.62 डिवाइड बाय इसका एटॉमिक वेट। तो ये मोल हर एक का कैलकुलेट करेंगे हमें। देखो यहाँ पे तीनों के यहाँ पे मोल निकाले, 3.22 कार्बन के आ रहे, 9.67 हाइड्रोजन के आ रहे और ऑक्सीजन के 3.22 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोल रेशो लेंगे। मोल रेशो क्या आएगा, मोल रेशो में यहाँ पे ऊपर लिखना है कार्बन के मोल डिवाइड बाय यहाँ पे इसमें से सबसे कम किसका आ रहा है, तो कम इसके, तो यहाँ पे मोल आएगा 1। यहाँ पे आपका 9.67 डिवाइड बाय यहाँ पे आपका है 3.22, ये कैलकुलेशन करें तो ये मोल आ रहे 3। यहाँ पे आप 3.22 डिवाइड बाय 3.22, तो ये आ रहा है 1। तो यहाँ पे ये हो गया मोल रेशो। उसके बाद सिंपलेस्ट मोल रेशो, तो ये सिंपलेस्ट मोल कब यूज हो जाता है, जब जनरली यहाँ पे मोल रेशो 1.33 या 1.5 या 1.67 या ऐसा कुछ 0.33, 0.67, 0.5 ऐसे यहाँ पे मोल रेशो आते हैं। तो उस टाइम हम यहाँ पे कोई तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे हमें लेना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे सिंपलेस्ट मोल रेशो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे 131 क्योंकि यहाँ पे एक होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, तो कार्बन यहाँ पे हमारे पास है 1, उसके बाद ये हम हाइड्रोजन हमारे पास 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारे पास 1। तो ये हमारा बनेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो CH3O ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है देखो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3O। तो यहाँ पे किस तरह से हमें इसको कैलकुलेट करना है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको चार्ट के थ्रू समझना है। आप पे अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2008 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लीड क्लोराइड विल बी फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl। तो पहले तो यहाँ पे रिएक्शन को समझेंगे। हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरह से, देखो हमारे पास है लीड ऑक्साइड है प्लस यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन हुई, तो यहाँ पे जो यील्ड मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ पे लीड क्लोराइड। अभी फिलहाल यहाँ पे लीड की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देख रखी है +2, तो इसका मतलब है क्लोरीन यहाँ पे 2 रहेंगे और बचा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच रहा है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे इसका स्टोइचोमेट्री लिखेंगे। अभी यहाँ पे स्टोइचोमेट्री क्या आएगी, देखो यहाँ पे 2 HCl यहाँ पे आपका आएगा और पूरा रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। फिर अभी देखो सबकी स्टोइचोमेट्री यहाँ पे क्या आ गई, PbO की 1 आ गई, HCl की 2, PbCl2 की 1 है, H2O की 1 है। तो यहाँ पे स्टोइचोमेट्री लिखेंगे। अभी यहाँ पे गिवन क्या दिया है, यदि किसी रिएक्शन के अंदर एक से ज़्यादा स्पीसीज गिवन दी जाती है, इसका मतलब वो लिमिटिंग एक्सेस का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे दिया है लीड ऑक्साइड का यहाँ पे 6.5 ग्राम, तो यहाँ पे ग्राम दिया है। इसके बाद यहाँ पे HCl का दिया है 3.2 ग्राम और यहाँ पे बोला गया है कि लीड क्लोराइड कितना बनेगा, तो या तो वेट ऑफ PbCl2 ये कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिटिंग एक्सेस कौन है, तो इसका लिमिटिंग कौन है वो पहले यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में हमें उस रिएक्शन को हमें आगे फॉरवर्ड करना है कि कौन कितना डिकम्पोज होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मोल कैलकुलेट करेंगे।
तो मोल कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। अभी मोल निकलते टाइम पहले क्या करेंगे, पीबीओ का यहाँ पे जो है पीबीओ का वो यहाँ पे मोलार मास है 223 पॉइंट, यहाँ पे है पीबीओ का मोलार मास ग्राम पर मोल, और यहाँ पे एचसीएल का मोलार मास यहाँ पे है 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आएंगे उनके मोलार मास। कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे हमें काम करने वाले यहाँ पे देखो मोल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इसको 6.65 डिवाइड बाय यहाँ पे मोल निकालेंगे 223.5, और यहाँ पे आपका आएगा 3.2 डिवाइड बाय 36.5। कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दोनों के मोल यहाँ पे कैलकुलेट हो गए। उसके बाद यहाँ पे मोल को क्या करेंगे, स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करेंगे। स्टोइचियोमेट्री को हम यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मोल आ चुका है 0.029 डिवाइड बाय यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर है, इसका मोल कितना आ गया 0.087 डिवाइड बाय यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर 2 है। तो यहाँ पे ये दोनों का रेशो जिसका भी कम आएगा वो रहेगा लिमिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं किसका यहाँ पे मोल रेशो जो है, मोल बाय बैलेंसिंग फैक्टर रेशो, यहाँ पे किसका कम आ रहा है, पीबीओ का कम आ रहा है। इसका मतलब पीबीओ 100% डिकम्पोज होने वाला है। तो यहाँ पे ये समझेंगे हम कि पीबीओ जो है वो यहाँ पे 100% डिकम्पोज होने वाला है। ठीक है, तो ये कैसे पता किया, मोल बाय स्टोइचियोमेट्री ये जो है वो रेशो जहाँ पे कम आएगा, मिनिमम आएगा, इसका मतलब ये 100% क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। चलो यहाँ पे इसका 100% डिकम्पोज हो जाएगा। तो अभी इसका कितना मोल डिकम्पोज होना है, तो इसका मोल यहाँ पे 0.029 इतना मोल डिकम्पोज हो जाएगा। तो PbCl2 का भी उतना ही मोल बनेगा। तो सीधी सी बात है, जितना मोल डिकम्पोज हो रहा है, क्योंकि दोनों की स्टोइचियोमेट्री यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों की स्टोइचियोमेट्री यहाँ पे क्या है, सेम है। तो जितना यहाँ पे मोल डिकम्पोज हो, तो यहाँ पे हम एक नोट लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट लिख सकते हैं कि यहाँ पे पीबीओ के जो मोल से डिकम्पोज होने वाले, डिकम्पोज इज इक्वल टू यहाँ पे PbCl2 के मोल फॉर्मेशन। क्योंकि स्टोइचियोमेट्री दोनों का यहाँ पे सेम है, दोनों का स्टोइचियोमेट्री का रेशो 1:1 है। तो यहाँ पे पीबीओ के मोल कितना डिकम्पोज हो रहे हैं वो यहाँ पे पता करेंगे, 0.029 मोल डिकम्पोज हो रहे हैं, डिकम्पोज। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे भी बोलेंगे 0.029 मोल किसके, PbCl2 के फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा PbCl2 का, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ PbCl2, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ PbCl2 कितना बनेगा 0.029 मोल, यहाँ पे फॉर्मेशन रहेगा। तो यही हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। तो अभी यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिख रहा है। तो आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस यहाँ पे मेजर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm इज नीडेड टू बर्न कम्प्लीटली 1 लीटर प्रोपेन गैस को यहाँ पे कम्प्लीटली बर्न करना है, तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे। तो सबसे पहले यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को पता करेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन है, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे C3H, यहाँ पे आप बोलेंगे 8, तो ये हो गया प्रोपेन, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, दोनों भी गैस है। तो यहाँ पे दोनों यदि गैस है तो यहाँ पे हम फिर 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर ये कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे CO2 प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ पे वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर यहाँ पे लिक्विड रहेगा, CO2 गैस रहेगा। ठीक है, अभी इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग के टाइम पे यहाँ पे C3H8 के अंदर कार्बन कितने 3 है, तो यहाँ पे 3 CO2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने 8 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो ये हो गया यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस। अभी बचा हुआ ऑक्सीजन यहाँ पे देखेंगे 3 into 2 यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे 6 + 4 यहाँ पे 10 आएगा। तो यहाँ पे 10/2 मतलब 5 लिखना है, यहाँ पे 1। तो स्टोइचियोमेट्री यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, स्टोइचियोमेट्री किसकी क्या आ रही है। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्री इसकी 1 आ रही है, इसकी 5 आ रही है, इसकी 3 आ रही है, इसकी 4 आ रही है। तो ये हो गई इक्वेशन बैलेंस। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को
सॉल्व करते टाइम और एक बात समझेंगे कि यहाँ पे ये दोनों भी गैस है, कौन, प्रोपेन भी गैस है और O2 भी गैस है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है यहाँ पे आपका जो है और वॉल्यूम के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो यहाँ पे वॉल्यूम और मोल के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। चलो यहाँ पे दोनों भी गैस है। तो यहाँ पे एक बात पता चल रहा है कि इसका 1 लीटर डिकम्पोज हो जाएगा तो इसका 5 लीटर यहाँ पे लगता है, ऐसा इस स्टोइचियोमेट्री से पता चल रहा है, दोनों भी गैस है। तो यहाँ पे प्रोपेन को 1 लीटर डिकम्पोज करना है तो यहाँ पे 5 लीटर, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी एक स्टोइचियोमेट्री का ही काम कर रही है। यदि कोई गैस है तो गैस का जो यहाँ पे 2 गैस है तो उसका वॉल्यूम का रेशो वही हमारा क्या होता है, स्टोइचियोमेट्री होता है। तो यहाँ पे 1 लीटर गिवन दिया हुआ है तो इसका 5 लीटर यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, यहाँ पे 5 लीटर रिक्वायर्ड रहेगा। तो एक्चुअली गिवन दिया भी यहाँ पे 1 लीटर है तो 5 लीटर ऑक्सीजन डिकम्पोज होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट AIPMT 2009 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, 10 ग्राम हाइड्रोजन है, उसकी यहाँ पे 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे एक सील ट्यूब के अंदर रखा गया और उसकी एक रिएक्शन करने के बाद कितना अमाउंट का वाटर यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो मोल के टर्म में दिए हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन लिखेंगे। तो किसके किसके बीच यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन गैस प्लस किसके साथ हो रहा है, O2 गैस के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे गैस, यहाँ पे हमारा गैस और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको क्या मिला है, यहाँ पे आपको H2 मिल रहा है। तो यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे 2 मोल लगाएंगे, यहाँ पे 1 मोल लगाएंगे और यहाँ पे 2 मोल लगाएंगे। ठीक है, तो ये स्टोइचियोमेट्री हो जाएगी, यहाँ पे 2s2, यहाँ पे इसके 2 मोल, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल। तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री इसके सामने लिखेंगे, जो भी स्टोइचियोमेट्री है बैलेंसिंग फैक्टर है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हो गई स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टोइचियोमेट्री, अभी स्टोइचियोमेट्री। उसके बाद यहाँ पे आपको गिवन क्या दिया है, तो गिवन आपको यहाँ पे दिया है 10 ग्राम, उसके बाद यहाँ पे 64 ग्राम दिया है। तो यदि किसी रिएक्शन के अंदर आपको एक से ज्यादा गिवन दिए जाते हैं, इसका मतलब वो क्वेश्चन जो है लिमिटिंग एक्सेस का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटिंग एक्सेस को यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फाइंड आउट करेंगे लिमिटिंग कौन है, एक्सेस कौन। तो इसके अंदर जो कंसेप्ट छुपा है वो है लिमिटिंग एक्सेस का, लिमिटिंग एंड एक्सेस। तो ये फाइंड आउट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलो तो हम अभी यहाँ पे दोनों के क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। मोल्स को कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका गिवन मास डिवाइड बाय इसका मोलार मास। तो यहाँ पे आएगा आपका 5 मोल्स, यहाँ पे कितना आएगा 64 डिवाइड बाय यहाँ पे आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट है 32 ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे आपका आएगा 2 मोल्स। तो ये आगे मोल्स। तो मोल्स आने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री, ये रेशो यहाँ पे लेंगे, मोल बाय बैलेंसिंग फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर। तो मोल्स यहाँ पे 5, बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ पे 2, यहाँ पे मोल्स है 2, बैलेंसिंग फैक्टर 1 है। तो यहाँ पे किसका रेशो ज्यादा आएगा, यहाँ पे ये देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेशो है वो मिनिमम आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी मिनिमम आ रहा है उसको यहाँ पे हम बोलेंगे ये है लिमिटिंग। लिमिटिंग मतलब यहाँ पे वो 100% क्या होने वाला है, डिकम्पोज होने वाला है, 100% डिकम्पोज। तो 100% डिकम्पोज कौन होने वाला है, यहाँ पे ये मास जो है वो यहाँ पे 100% डिकम्पोज होने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे 100% डिकम्पोज। तो चलो यहाँ पे 100% डिकम्पोज कौन हो रहा है वो यहाँ पे पता चला, ऑक्सीजन यहाँ पे 100% डिकम्पोज होने वाला है। तो फिर आगे वाली बात यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे फिर से एक रिएक्शन लिखेंगे, वही ये रिएक्शन लिखेंगे। तो देख सकते हैं ये रिएक्शन, इसकी स्टोइचियोमेट्री यहाँ पे हमने लिखी। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे,
इसका जो भी डिकम्पोज होना है 100% वो यहाँ पे लिखेंगे। तो वाटर का मोल यहाँ पे निकालना है हमें, ठीक है। तो मोल कितना बन रहा है यहाँ पे लिखेंगे, मोल्स ऑफ वाटर कितना बन रहा है। तो ऑक्सीजन के कितने मोल यहाँ पे डिकम्पोज हो रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 64 ग्राम मतलब कितने मोल, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 मोल। तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री के नीचे यहाँ पे इसके लिखेंगे 2 मोल, यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका रेशो लेंगे। तो यहाँ पे देखो स्टोइचियोमेट्री और गिवन मोल, यहाँ पे दोनों का रेशो लेंगे। तो यहाँ पे दोनों बातें क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 2 × 2, तो ये आएंगे मोल्स किसके, यहाँ पे वाटर के मोल बनेंगे। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना बनेगा, 4 मोल वाटर यहाँ पे बनेगा। वैसे भी यहाँ पे आप स्टोइचियोमेट्री देख के भी आंसर कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे आपको पता चला कि कौन 100% डिकम्पोज हो रहा है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे 2 मोल O2 के खत्म हो रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 मोल खत्म हो गया, तो उसके डबल में यहाँ पे बन रहा है मोल। तो यहाँ पे 2 मोल खत्म होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे 4 मोल इसका बनना फिक्स है। तो यहाँ पे 1 मोल तो 2 मोल, तो यहाँ पे 2 मोल डिकम्पोज हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 मोल बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, फिर यहाँ पे वाटर के जो मोल यहाँ पे बन रहे वो है 4 मोल वाटर के फॉर्मेशन होने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा आएगा, ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2010 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पूछा है, 0.1 मोल एक ट्राइएटॉमिक गैस है, उसके अंदर हमें कितने एटम्स है ऐसा पूछा है, और उसके मोल यहाँ पे 0.1 लिया है। चलो अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को वर्कआउट करेंगे। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है वो यदि कैलकुलेट करना है और मोल आपको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को हम, नंबर ऑफ एटम्स का यहाँ पे हम फार्मूला बनाएंगे कि यहाँ पे उस मॉलिक्यूल के कितने मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर हम यहाँ पे एटम्स निकालने वाले हैं उसके यहाँ पे कितने मोल्स है, इनटू यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, मतलब एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी इनटू यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर, तो Na यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23, इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है मॉलिक्यूल का, ट्राइएटॉमिक गैस है, तो यहाँ पे इसका मोल दिया है 0.1 इनटू यहाँ पे एटॉमिसिटी कितनी, ट्राइएटॉमिक बोला है तो 3 है, इनटू यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो कैलकुलेशन, एवोगाड्रो नंबर कितना लेना है यहाँ पे देख के रखा है यहाँ पे Na। ये कैलकुलेशन करेंगे अभी सिंपली से, यहाँ पे 10⁻⁻1 इधर ऊपर वाले हिस्से में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 × 6 इनटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 6.023 × 10⁻23। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे हम करेंगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे पावर 10⁻22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10⁻22 लिखेंगे, तो यहाँ पे ये आएगा 18 के आसपास। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से आएगा, तो यहाँ पे 10⁻22 इतने यहाँ पे क्या आएंगे, एटम्स आएंगे। तो यहाँ पे इसको या तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, 18 के रिस्पेक्ट में कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे 1.806 × 10⁻23 एटम्स, तो ये रहेगा हमारा आंसर। तो ये हो गया यहाँ पे आपका फाइनल आंसर, देख सकते हैं 0.1 मोल ट्राइएटॉमिक गैस के अंदर यहाँ पे इतने सारे एटम रहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1.806 × 10⁻23, ये आंसर आएगा। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2011 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन इस तरह से, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके अंदर है। यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर 44 ग्राम यहाँ पे क्या देख रखा है, 44 ग्राम यहाँ पे देख रखा है ऑफ CO2। तो 44 ग्राम CO2 देख रखा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट करेंगे। तो इसका गिवन मास यहाँ पे आएगा 44 ग्राम।
डिवाइड बाय मोलर मास CO2 का कितना है, मोलर मास CO2 का यहाँ पे आप देख सकते हैं 44 यहाँ पे ग्राम पर मोल है। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ CO2 आपका आएगा यहाँ पे 1 मोल ऑफ CO2 गैस। तो जितना मोल ज्यादा रहेगा उतना यहाँ पे उसके अंदर मॉलिक्यूल भी ज्यादा रहेगा। तो खाली यहाँ पे हमें मोल कैलकुलेट करना है, तो उसके अंदर पता चलेगा किसके अंदर मॉलिक्यूल का नंबर ज्यादा है। तो चलो यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड कैलकुलेशन है 48 ग्राम हमारे पास क्या है O3 है। तो यहाँ पे O3 गैस मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो अभी यहाँ पे इसके क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ O3 इज इक्वल टू गिवन मास 48 ग्राम है डिवाइड बाय यहाँ पे मॉलिकुलर वेट O3 का कितना है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं 48 है। तो 48 ग्राम पर मोल, तो ग्राम ग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये भी यहाँ पे आपका क्या आएगा 1 मोल, यहाँ पे आपका क्या आएगा O3 गैस आएगा। तो चलो यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सेम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन सेम है, तो अलग ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा हमें। थर्ड देखेंगे, थर्ड ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं 8 ग्राम आपका है H2 गैस, 8 ग्राम H2 गैस है। तो इसके मोल यहाँ पे निकलेंगे, मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या आएगा, गिवन मास यहाँ पे 8 ग्राम है डिवाइड बाय यहाँ पे मोलार मास कितना है 2 ग्राम पर मोल है। तो यहाँ पे आपका क्या कैलकुलेशन बनेगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा 4 मोल H2 गैस मॉलिक्यूल। तो ये रहेगा हमारा यहाँ पे इन तीनों में से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर रहेंगे। तो फोर्थ एक बार कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करके लेंगे। फोर्थ के अंदर है 64 ग्राम, यहाँ पे आपके पास क्या है SO2 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। SO2 के नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू SO2 का जो दिया हुआ मास है 64 ग्राम डिवाइड बाय यहाँ पे इसका मोलार मास, इसका मोलार मास भी यहाँ पे 64 ग्राम पर मोल है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कितना आएगा 1 आएगा, 1 मोल ऑफ यहाँ पे क्या आएगा SO2 गैस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके SO2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी आपका फर्स्ट और दूसरे के साथ मैच हो रहा है। तो ये तो आंसर हमारा बिल्कुल नहीं रहेगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, हाईएस्ट में आपको बोलना है यहाँ पे हाईएस्ट मॉलिक्यूल रहेंगे, क्योंकि इसको आपको यहाँ पे क्या करना है अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर आएगा 8 ग्राम H2। मतलब यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका 4 मोल H2 है। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं 4 × 6.023 × 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप ऐसा लिख सकते हैं। फिलहाल हमारा जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से 6.02 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा, यहाँ पे यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा। यहाँ पे अभी जो भी ऑप्शन है वो मोलैरिटी के टर्म में। तो यहाँ पे पहले तो मोलैरिटी लिखेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट। ये सोलूट सॉल्वेंट ये टर्म सॉल्यूशन के टाइम पे आपको यूज करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट यहाँ पे हो गया डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पे ml में है, तो यहाँ पे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने वो निकालेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे नंबर देके रखा है, यूरिया का नंबर देके रखा है। तो कितना नंबर है यहाँ पे 6.02 × 10⁻20 इतना यूरिया का नंबर है डिवाइड बाय यहाँ पे नंबर दिया है तो एवोगाड्रो नंबर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 10⁻23। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन क्या आएगा, अभी यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 10⁻³
1 इंटू 10⁻³ इतने मोल्स यहाँ पे क्या रहेंगे, यूरिया के रहेंगे। तो यहाँ पे यूरिया के मोल्स हमारे पास आ गए, कितने मोल्स हैं यूरिया के, ठीक है। तो एक बार मोल पता चला तो यहाँ पे फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, देखते हैं। तो मोल यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, कितना है मोल्स, 1 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पे 1000 है, तो 1000 मतलब 10 यहाँ पे +3 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, तो यहाँ पे 100 ml है, और ml में तो यहाँ पे आपको 1000 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 1000 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया है, तो कैलकुलेशन करेंगे अभी, ये पूरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 यहाँ पे डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। देखो ये कैलकुलेशन यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 1/100। तो ये 1/100 मतलब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻² हो जाएगा। 1 इंटू 10⁻² इतना मोलैरिटी आएगा, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा कितना, 0.0 यहाँ पे 1। तो इतना मोलैरिटी का यूरिया सॉल्यूशन रहेगा, यूरिया सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, देखो पे 0.01 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के अंदर ये दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2013 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, मोल कंसेप्ट मोलैरिटी का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, रिएक्शन भी इसके अंदर दी हुई है। In a experiment it's shown that 10 ml 0.05 molar solution of chloride required 10 ml of 0.1 solution of AgNO3. Which of the following will be formula of chloride? X stand for the symbol of element other than chloride. तो यहाँ पे एक क्लोराइड है, मतलब यहाँ पे एक X नाम के एलिमेंट के साथ एक क्लोराइड बना हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो तो देखो यहाँ पे एक एक्स क्लोराइड है, उसकी वैलेंसी पता नहीं है हमें, वो यहाँ पे हमें पता करना है। एक्स क्लोराइड है और क्लोराइड की वैलेंसी पता है 1, तो यहाँ पे क्लोराइड की वैलेंसी जाएगी एक्स के लिए और एक्स की वैलेंसी जाएगी यहाँ पे क्लोरीन के लिए। तो यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी हम स्मॉल एक्स से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा क्लोराइड। तो ये 1 लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। इसकी यहाँ पे रिएक्शन हुई है किसके साथ, AgNO3 के साथ। अभी AgNO3 यहाँ पे डायरेक्ट कंपाउंड आपको दिया हुआ है, Ag की वैलेंसी एक, NO3 की भी वैलेंसी एक। दोनों की यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, Ag का और क्लोरीन का कंपाउंड मिलेगा। Ag की वैलेंसी एक है, क्लोरीन की वैलेंसी एक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली AgCl मिलेगा, ठीक है। तो AgCl यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, वो जो X एलिमेंट है इसका यहाँ पे NO3 के साथ, तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, NO3 की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पे X का बेस यहाँ पे 1 रहेगा और NO3 का यहाँ पे जो रहेगा बेस वो रहेगा यहाँ पे स्मॉल x इज द वैलेंसी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल x जो है वो वैलेंसी है, वैलेंसी ऑफ X। चलो अभी इस वैलेंसी को फाइंड आउट करेंगे, क्या रहेगा वैलेंसी। तो फिर वो वैलेंसी फाइंड आउट होगी तो यहाँ पे HCl का कैसा यहाँ पे प्रोपोर्शन है वो पता चलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चलेगा। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है। देखो अभी यहाँ पे दोनों का रिएक्शन होने से पहले यहाँ पे इन दोनों का कितना रिएक्ट हो रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लोराइड ये जो कंपाउंड है इसका 10 ml है, 10 ml। यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया 10 ml। कितना कॉन्सेंट्रेशन देख रखा है, 0.05 मोलार, इतना कॉन्सेंट्रेशन है। AgNO3 का यहाँ पे कितना ml है, ए भी यहाँ पे 10 ml है और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलार। तो अभी यहाँ पे इनके मोल निकाल सकते हैं ना। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ पे वॉल्यूम का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों के यहाँ पे मोल निकालेंगे, तो यहाँ पे मोल निकालने के लिए मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे मोलैरिटी है 0.05 इंटू वॉल्यूम है 10 ml, तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा आपका 1000। तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन आएगा आपका क्या, तो ये हो गया, इसका मोल आ गया HCl का, यहाँ पे मेटल जो एलिमेंट क्लोराइड है उसका यहाँ पे मोल आ गया। इसका भी मोल यहाँ पे निकालेंगे। देखो
तो इसका यहाँ पे मोलैरिटी कितना देख रखा है, 0.1 देख रखा है। इसका यहाँ पे वॉल्यूम है 10 ml, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000। तो ये कैलकुलेशन आपका आ रहा है कितना, 1 × 10⁻³ इतना मोल आ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका 0.5 × 10⁻³ इतना मोल डिकम्पोज होने के बाद इसका 1 × 10⁻³ मोल डिकम्पोज हो रहा है। इसका मतलब इसके डबल में इसका मोल डिकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्लोराइड है उसके डबल में यहाँ पे AgNO3 का मोल डिकम्पोज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो Ag का अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे इस कंपाउंड से डबल रहेगा AgNO3 का। तो जितना AgNO3 डिकम्पोज हो जाएगा उतना ही यहाँ पे AgCl बनेगा। तो यहाँ पे AgNO3 कितना डिकम्पोज हो रहा है, 1 × 10⁻³, तो उतना ही यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे AgCl कितना बनेगा, जितना AgNO3 डिकम्पोज हो जाएगा। तो AgNO3 कितना डिकम्पोज हो रहा है, 1 × 10⁻³ इतना मोल डिकम्पोज हो रहा है। इसका मतलब इतना मोल का क्या रहेगा, फॉर्मेशन रहेगा। फॉर्मेशन रहेगा किसका, फॉर्मेशन रहेगा AgCl का। ठीक है, तो यहाँ पे AgCl का फॉर्मेशन पता चला। तो यहाँ पे ये जो आप देख सकते, अभी इसका मतलब क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे Ag का है आपके पास 1 × 10⁻³ इतना मोल, और क्लोरीन का भी आपके पास इतना ही मोल है। समझ रहे ना। तो यहाँ पे क्लोराइड का नंबर पता चला, यहाँ पे आपको X का नंबर पता चला, X यहाँ पे 1 है, यहाँ पे X का नंबर पता चला। तो यहाँ पे 0.05 × 10⁻³ इतना मोल आपके पास क्या है, X है। और यहाँ पे आपके पास जो है क्लोरीन, क्लोरीन का नंबर यहाँ पे AgCl से पता किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आएगा 1 × 10⁻³ तो यहाँ पे इतना मोल है। तो दोनों का यहाँ पे सिंपली रेशो लेंगे तो कितना आएगा, देखो X और Cl का सिंपली रेशो लेंगे तो ये रेशो आ रहा है आपका 1:2। तो यहाँ पे 1:2 मतलब यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि X 1 है तो Cl यहाँ पे आपका 2 रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा XCl2 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 के अंदर ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा XCl2 इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2014 यहाँ पे एमटी का क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि इक्वल मासेस ऑफ H2 गैस है, O2 गैस है और मीथेन गैस है। 3 गैस है, उनके अंदर हमें यहाँ पे 3 कंटेनर के अंदर 3 अलग अलग गैस लिए हुए और सबका मास यहाँ पे हमें इक्वल लेना है। ठीक है, हाउ बीन टेकन इन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर, कौन सा है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और ये आइडेंटिकल कंडीशन है, मतलब जो भी यहाँ पे प्रेशर लगा हुआ है सबके ऊपर सेम लगा हुआ है, टेम्परेचर भी सबका सेम है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज, तो यहाँ पे इनका क्या पूछा है, रेशो पूछा है, वॉल्यूम का रेशो पूछा है। चलो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो पकड़ के चलो कि हमारे पास एक H2 का गैस है, इसका यहाँ पे कंटेनर है, O2 का एक गैस है, इसका एक कंटेनर है और मीथेन का एक गैस है, उसका एक कंटेनर है। सबके मास यहाँ पे हम इक्वल लेंगे, तो हम कितना मास यहाँ पे लेंगे, तो अभी यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 है, तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इसका 2 है, इसका 32 है, इसका यहाँ पे 16 है। तो हम गिवन मास ऐसा लिखेंगे कि जहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट्स को यहाँ पे सिंपली डिवीजन हो जाए। तो यहाँ पे गिवन मास हम यहाँ पे कितने लेने वाले हैं, तो सबका यहाँ पे गिवन मास 32 ग्राम लेंगे। आप कितना भी ले सकते हैं, आखिर कैलकुलेशन सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन क्या होने वाला है, देखो तो तीनों के मोल निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स क्या आएंगे, देखो मोल्स ऑफ यहाँ पे H2 क्या आएगा 32 बाय यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे आपका आएगा 16 मोल। समझ रहे ना, यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 32 डिवाइड बाय यहाँ पे इसका मोलर मास 32 है, तो यहाँ पे 1 मोल आएगा, 1 मोल यहाँ पे O2 आएगा, यहाँ पे 16 मोल H2 आएगा। ये सब के सब गैस है। और यहाँ पे कितना आएगा, देखो 32, यहाँ पे इसका जो मास है 32 डिवाइड बाय 16, तो यहाँ पे मोल कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2 मोल, तो यहाँ पे इसका आएगा 2 मोल। तो 2 मोल यहाँ पे CH4 गैस है। तो सबके सब गैस है। तो हमारे पास यहाँ पे H2 का मोल, O2 का मोल और CH4 का मोल पता चला। इसके मोल आ रहे हैं 16 मोल,
इसके मोल आ रहे 1 मोल, इसके मोल आ रहे 2 मोल। तो वॉल्यूम और मोल में क्या रिलेशन है, सबका कंडीशन सेम है, आइडेंटिकल कंडीशन पे। तो फिर यहाँ पे हमें पता है ना, वॉल्यूम और मोल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडीशन होता है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल एट यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे और प्रेशर पे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका आएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आएगा आपका H2 गैस का। जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे, मोल की बात करें तो यहाँ पे मोल्स आएगा 16 मोल। तो 16 मोल यहाँ पे ये हाईएस्ट मोल है, हाईएस्ट मोल है। तो हाईएस्ट मोल है इसका मतलब क्या है, उसका हाईएस्ट वॉल्यूम भी है, हाईएस्ट वॉल्यूम। समझ रहे ना। तो यहाँ पे आपका रेशो, वॉल्यूम का रेशो पूछा है तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं ना 16:1:2। तो यही इसका रेशो आएगा। तो यहाँ पे हमें ओनली वॉल्यूम का रेशो पूछा है, तो चलो यहाँ पे वॉल्यूम का रेशो लेंगे हम। तो ये 27 डिग्री सेल्सियस पे जो गैस का वॉल्यूम होता है वो यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाली कंडीशन में मानेंगे। तो इसका वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे, आइडियली हम इसका मानेंगे 16 × 22.4 लीटर। इसका यहाँ पे 1 × 22.4 लीटर, और यहाँ पे 2 × 22.4 लीटर। तो यहाँ पे तीनों का रेशो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 22.4 लीटर वैसे भी कैंसिल होने वाला है। सिंपल सा रेशो यहाँ पे ये आएगा 16:1:2। तो ये रहेगा इसका सिंपल रेशो। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 16 1 मोल और 2 मोल। तो यहाँ पे 16 1 और 2 मतलब ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास नीट EIPMT 2014 का हमारे पास एक क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का। देखो क्वेश्चन इस तरह से, व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस इज मिक्स विथ 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस ईच एट STP, द मोल्स ऑफ HCl गैस फॉर्म इज इक्वल टू। तो हाइड्रोजन गैस लिया है 22.4 लीटर, क्लोरीन गैस लिया है 11.2 लीटर। रिएक्शन करने के बाद HCl मिल रहा है। पे ये जो रिएक्शन रहेगी, सबसे पहले हम लिखेंगे H2 गैस की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, क्लोरीन गैस के साथ हो रही है। इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें मिल रहा है HCl। तो HCl गैस मिल रहा है, इसको बैलेंस करेंगे तो इसके 2 मोल आएंगे। तो पता क्या चल रहा है, यहाँ पे इसका 1 मोल, इसका 1 मोल डिकम्पोज हो जाएगा तो इसको 2 मोल बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टोइचोमेट्री। तो यहाँ पे हम स्टोइचोमेट्री की पहले बात करेंगे। तो स्टोइचोमेट्री यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है। उसके बाद यहाँ पे उसका गिवन क्या दे के रखा है, तो यहाँ पे गिवन दे के रखा है क्या, अभी यहाँ पे इसका गिवन दे के रखा है 22.4 लीटर, इसका गिवन दे के रखा है आपको 11.2 लीटर। तो पता क्या चल रहा है, दोनों का मोल सेम ही खत्म हो रहा है, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम भी सेम खत्म होगा। तो सेम खत्म होगा इसका मतलब क्या है, जितना क्लोरीन डिकम्पोज हो जाएगा उतना ही हाइड्रोजन डिकम्पोज हो जाएगा। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जितना हाइड्रोजन डिकम्पोज हो जाएगा उतना क्लोरीन गैस डिकम्पोज हो जाएगा। बट इसमें हमें सबसे पहले चेक क्या करना पड़ेगा कि कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है। तो यहाँ पे जो कम है, दोनों की स्टोइचोमेट्री सेम है, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम खत्म होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये जो क्लोरीन है एक लिमिटेड अमाउंट में पे बात कर सकते हैं कि ये एक लिमिटेड है, ये क्या है, लिमिटेड है। तो ये लिमिटेड है तो इसका मतलब ये 100% डिकम्पोज हो जाएगा, ये 100% डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास था 11.2 और डिकम्पोज हो जाएगा 11.2, तो बचेगा क्या, 0। समझ रहे ना। और हमारे पास यहाँ पे H2 की बात करें तो हमारे पास था 22.4, डिकम्पोज कितना हो जाएगा, दोनों की स्टोइचोमेट्री सेम है, इतना इसका मतलब है क्लोरीन जितना डिकम्पोज हो जाएगा उतना ही यहाँ पे आपका H2 डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पे डिकम्पोज होने वाला इतना है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 11.2 लीटर यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सेस रहेगा। तो ये रहेगा एक्सेस, समझ रहे। अभी यहाँ पे जितना भी H2 डिकम्पोज हो रहा है
उसके डबल अमाउंट में आपका HCl बन रहा है। देखो इसका एक डिकम्पोज हो रहा है तो यहाँ पे 2 बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसके डबल में मतलब 11.2 इंटू 2 लीटर इतना आपका HCl गैस फॉर्म होगा। यस तो यहाँ पे हमें पूछा क्या है कि अभी यहाँ पे HCl कितना बनेगा, तो सिंपल है 11.2 इंटू 2 मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि 22.4 लीटर HCl बनेगा। यहाँ पे HCl फॉर्म होगा 22.4 लीटर। एक एचटीपी पे कितना वॉल्यूम, यहाँ पे कितना मोल शो करता है, तो यहाँ पे सीधी बात है यहाँ पे 1 मोल HCl फॉर्म होगा, HCl गैस एट एचटीपी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 1 मोल HCl गैस क्या होगा, एचटीपी पे बनेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिख रहा है कि 1 मोल HCl गैस यहाँ पे इस कंडीशन पे बनेगा। और यदि आपको एक्सेस पूछा है कितना है, तो यहाँ पे 11.2 लीटर मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आधा मोल यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1/2 इतना मोल यहाँ पे H2 जो है वो एक्सेस है। तो यहाँ पे रिएक्शन के अंदर वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा HCl कितना बना है इतना ही पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास नीट 2015 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, मिक्सचर गैस कंटेन H2 गैस और O2 गैस और उसका यहाँ पे रेशो दे के रखा है 1:4 और ये जो रेशो है वो मास बाय मास रेशो है, मतलब वेट बाय वेट रेशो है। व्हाट इज द मोलर रेशो ऑफ 2 गैस इन द मिक्सचर, मतलब मोल का रेशो यहाँ पे पूछा गया है कि इन दोनों का मोल का रेशो कितना है यदि हम उसका मास का रेशो 1:4 देंगे तो। ठीक है, चलो यहाँ पे मोल का रेशो पूछा है तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ यहाँ पे O2। तो मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। ठीक है, पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 लिखेंगे। तो मोल्स ऑफ H2 में क्या लिखेंगे, वेट ऑफ यहाँ पे H2 डिवाइड बाय यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2। ठीक है, और यहाँ पे मोल्स ऑफ O2 में क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ O2 में आएगा आपका वेट ऑफ O2 डिवाइड बाय यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ H2 क्या आएगा, वेट ऑफ H2 आपको यहाँ पे वेट बाय वेट रेशो दे के रखा है, यहाँ पे वेट बाय वेट रेशो दे के रखा है, वो है 1:4। मतलब यहाँ पे वेट ऑफ H2 आएगा 1, मोलार मास यहाँ पे H2 का है 2, यहाँ पे आपका आएगा वेट ऑफ O2 4 आएगा, मोलार मास O2 का 32 है और ये दोनों का रेशो यहाँ पे लेना है। यहाँ पे यदि हम दोनों का रेशो लेंगे तो क्या आएगा, देखो मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1/2 और इनटू यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे न्यूमरेटर में जाएगा 32, डिनोमिनेटर पे बचेगा 4। ये रेशो क्या आएगा, मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ O2, ये रेशो आएगा कुछ इस तरह से, ये आएगा आपका 32/8। तो ये आएगा आपका क्या, ये रेशो आएगा आपका क्या 4/1। तो ये आएगा आपका मोलार रेशो, मोलार रेशो। तो ये मोलार रेशो ऑफ H2 एंड O2 गैस, O2 गैस। तो यही हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 4:1 कहाँ पे दिख रहा है, देखो कौन से ऑप्शन के अंदर 4:1 दिख रहा है, तो 4:1 ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा रहेंगे, तो मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे इसका मतलब मोल भी ज्यादा रहेंगे। तो हम सबसे पहले इसके निकालेंगे क्या, मोल्स निकालेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन वर्कआउट करने के लिए लेते हैं 1.8 जो ग्राम होता है, तो इसका मतलब क्या होता है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका यहाँ पे हम मतलब समझते हैं। तो इसके मोल निकालेंगे, मोल्स ऑफ यहाँ पे H2O ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, अभी गिवन मास यहाँ पे 1.8 है, मोलार मास वाटर का कितना है 18 होता है। तो ये आएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये कैलकुलेशन आएगा आपका
0.1 मोल यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोल कैलकुलेट करेंगे हम। ये हो गया हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन, वाटर के मोल निकाले। सेकंड यहाँ पे ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम वाटर यहाँ पे इसका मोल निकालेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू उसका गिवन मास 18 दिया है। मोलर मास यहाँ पे कितना है, वाटर का मोलर मास 18 है, तो यहाँ पे आपके मोल कितना आएंगे, यहाँ पे आएगा 1 मोल यहाँ पे H2। तो H2 यहाँ पे मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे सेकंड जो हमारा कैलकुलेशन आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 वो आएगा 1 मोल। तो चलो यहाँ पे ए ऑप्शन तो यहाँ पे निकल गए। सी ऑप्शन, यहाँ सी ऑप्शन के अंदर ऑलरेडी इसको मोल के अंदर दिया है 18 मोल यहाँ पे वाटर के, तो 18 मोल वाटर के, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा मोल यहाँ पे तीन ऑप्शन में यहाँ पे 18 मोल रहेगा। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 18 मॉलिक्यूल वाटर के, तो 18 मॉलिक्यूल ये सबसे कम नंबर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऑप्शन वाइज यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके मॉलिक्यूल के अंदर इसका कन्वर्जन करेंगे, तो यहाँ पे 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब ये कैलकुलेशन लगभग आपका आएगा कितना, इसके आसपास आएगा। देखो 6.023 इंटू 10⁻22, इतने यहाँ पे क्या आएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे। पहला ऑप्शन के अंदर मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉलिक्यूल का, यहाँ पे मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, सेकंड बी वाले ऑप्शन में यहाँ पे कितना आएगा, देखो 1 मोल मतलब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 6.023 इंटू 10⁻23 आएगा। इतने वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, इतने वाटर के मॉलिक्यूल। यहाँ पे कितना आएगा, 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इतने H2O के मॉलिक्यूल आएंगे। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे नंबर रहेगा इसका, क्योंकि जितना मोल ज्यादा रहेगा उतना उसका मॉलिक्यूल का भी नंबर रहेगा। पे हम नोट ही करके लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है यहाँ पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी जो है, यहाँ पे उसके अंदर सबसे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक IPMT 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, एवोगाड्रो नंबर Na जो है वो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल से यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻20 पर मोल कर रहे, मतलब यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर को कम कर रहे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि कम कर रहे मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो चेंज है वो क्या है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। हम ये जो नंबर है इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे इस नंबर में, तो ये करने से क्या होने वाला है ये देखेंगे। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात समझते हैं कि हम 12 ग्राम कार्बन को, जो कार्बन 12 होता है, 12 ग्राम C12 एटम जो होता है, तो उसको यहाँ पे हम बोलते हैं कि इस 12 ग्राम कार्बन के अंदर इतने सारे एटम होते हैं। तो इतने सारे हमारे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। किसके एटम होते हैं, C12 के एटम होते हैं। अभी इस नंबर के बदले में यदि हम ये नंबर पुट करें 6.022 इंटू 10⁻20 एटम्स, ये नंबर हम पुट करें C12 का, तो फिर यहाँ पे इसका मास क्या हो जाएगा वो यहाँ पे हमें देखना है। ये जो मास है C12 का मास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इस मास को x ग्राम लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे सिंपली दोनों का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखेंगे। अभी यहाँ पे हम बोलेंगे x ग्राम जो है हमारे पास C12 है, वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 12 इंटू ये 6.022 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये कुछ कैलकुलेशन रहेगा। देखो, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे अभी। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12
इंटू 10⁻⁻3, ये इतना क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, C12 का मास हो जाएगा। समझ रहे ना, मतलब यहाँ पे हम यदि इस नंबर को लेते हैं तो इतना C12 यहाँ पे एटम है, तो उसका मास यहाँ पे हमें, तो इसको इस 1 मोल का मास हमें इतना लेना पड़ेगा। तो इसका मोलार मास ही चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मोलार मास चेंज हो रहा है। समझते हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मोलार मास चेंज हो रहा है, तो इसका मोलार मास चेंज हो रहा है, ऐसा बोलेंगे यहाँ पे। मोलार मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देखो क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो चेंज बोला गया है वो किसका चेंज है, तो उसका 1 मोल का मास यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पहले ऑप्शन के अंदर दिख रहा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, वो चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 × 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा। बाकी यहाँ पे रेशियो ऑफ केमिकल स्पेसिस टू ईच अदर इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर तो कोई चेंज आने वाला नहीं, किसी भी रेशियो के अंदर कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम, ये भी यहाँ पे कोई चेंज आने वाला नहीं है, बट 1 मोल के मास के अंदर बिल्कुल चेंज आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास नीट 2016 का एक क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से, सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइंड टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। तो x और y मिला के यहाँ पे 2 कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे पहला कंपाउंड XY2 और दूसरा कंपाउंड है X3Y2। तो यहाँ पे बोला गया है कि XY2 के यहाँ पे 0.1 मोल लिया गया है कि जिसका मास 10 ग्राम है, और दूसरा जो कंपाउंड है X3Y2, इसके मोल 0.05 मोल है कि जिसका मास 9 ग्राम है। तो हमें यहाँ पे एटॉमिक वेट x का और y का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले XY2 के मोल का फार्मूला लिखेंगे। उसका फार्मूला क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे XY2 का जो भी कुछ मास है तो उसको हम गिवन मास बोलेंगे, ये मास ग्राम में, डिवाइड बाय इसका मोलार मास, किसका, XY2 का। XY2 का मोलार मास क्या रहेगा, x का मास प्लस 2y का मास। तो यहाँ पे उनके एटॉमिक मास यहाँ पे डालने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ XY2 यहाँ पे आपको दिया है, तो इसका मोल आपको दिया है 0.1 इज इक्वल टू गिवन मास भी आपको दे के रखा है। वो कितना दे के रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं 10 ग्राम, तो वो 10 ग्राम है, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 2y यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये निकाल सकते हैं x प्लस यहाँ पे 2y इज इक्वल टू क्या आएगा 10 बाय यहाँ पे आएगा 0.1। तो ये कैलकुलेशन आपका आएगा क्या 100। तो ये आ गया आपका x प्लस 2y। तो यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट करेंगे, तो इसको हम इक्वेशन 1 भी बोलेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे दूसरा निकालते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको दिया है नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे X3Y2 के, तो उसके मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका गिवन मास डिवाइड बाय यहाँ पे इसका मोलार मास। इसका मोलार मास में क्या आएगा 3x प्लस यहाँ पे 2y, इसका मोलार मास यहाँ पे x का एटॉमिक मास इंटू 3, y का एटॉमिक मास इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसके मोल दे के रखे, यहाँ पे 0.05 मोल्स यहाँ पे दे के रखे। ठीक है, गिवन मास हमें निकालना, गिवन मास भी दे के रखा है 9 ग्राम, डिवाइड बाय इसका मोलार मास यहाँ पे वो आएगा 3x प्लस 2y। ठीक है, तो यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 2y को यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा 9 बाय यहाँ पे 0.05। ये कैलकुलेशन यहाँ पे हम करेंगे, तो ये कैलकुलेशन जो आ रहा है वो आ रहा है 180। किसका मास हो गया 3x, यहाँ पे 3x प्लस 2y। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखो अभी ये दो इक्वेशन यहाँ पे समझेंगे। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को यहाँ पे इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा 2x, यहाँ पे आपको मिलेगा 2y, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा,
तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 180 से 100 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको -2x, यहाँ पे -2, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -2x। यहाँ पे आपका बचेगा 80, ठीक है, तो -80 बचेगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा 2x प्लस इज इक्वल टू 80, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 80/2 मतलब यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो दिस 40 इज द एटॉमिक मास ऑफ x। तो यहाँ पे आप एटॉमिक वेट ऑफ y भी निकाल सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे पुट करो इक्वेशन 1 के अंदर यहाँ पे x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 40 की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 40 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 40 प्लस इक्वेशन यहाँ पे 2y हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 100 में से आपका 40 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और डिवाइड बाय आपका 2 हो जाएगा, ये हो रहेगा आपका y का मास। तो ये y का मास कितना आएगा, 100 माइनस 40 60, 60/2 इज इक्वल टू y की वैल्यू हो जाएगा 30। तो ये रहेगा आपका y का एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे दोनों भी मास यहाँ पे हमारे आ गए, x का और y का, और वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने। तो x का मास यहाँ पे 40 है, y का मास यहाँ पे 30 है, तो हमारा पूरा का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, नीट 2017 के अंदर इसको पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो कौन सा यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पे जो भी ऑप्शन है ये कॉन्सेंट्रेशन के रिलेटेड ऑप्शन है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा कॉन्सेंट्रेशन है कि जो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम हर एक ऑप्शन को, तो इसका आंसर एकदम बाय हार्ट होना चाहिए। टेम्परेचर डिपेंडेंट 2 कॉन्सेंट्रेशन है, तो पहले यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रेशन कौन से है कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सबसे पहले यहाँ पे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी जो होता है वो कैपिटल M होता है। यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोलूट, और ये सोलूट डिवाइड बाय यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लेटर में यहाँ पे लेने वाले। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और दूसरा होता है यहाँ पे क्या, नॉर्मेलिटी का भी फॉर्मूला कुछ इस तरह से। नॉर्मेलिटी के अंदर भी यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल N इसका सिंबल है। यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस होता है, ग्राम इक्विवेलेंस डिवाइड बाय यहाँ पे क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये भी हमें लीटर में लेना है। तो ये दोनों यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वॉल्यूम यहाँ पे आपको पता है, वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट, यहाँ पे एट कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट ये 2 कॉन्सेंट्रेशन है। बाकी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के अंदर आप देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन के अंदर मोल का रेशो होता है, वेट परसेंटेज के अंदर भी यहाँ पे मास का रेशो होता है। तो और मोलैलिटी जो होती है, मोलैलिटी, तो यहाँ पे मोलैलिटी देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे, ये 2 जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अभी मोलैलिटी की डेफिनेशन यहाँ पे समझते हैं। मोलैलिटी का जो सिंबल होता है वो छोटा m होता है, और मोलैलिटी में क्या होता है, मोल्स ऑफ सोलूट होते हैं, मोल्स ऑफ सोलूट डिवाइड बाय यहाँ पे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास यहाँ पे हम किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो मोलैलिटी हो गया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे वेट बाय वेट में क्या होता है, दोनों मास होते हैं, सोलूट का मास, सॉल्यूशन का मास, यहाँ पे होता है मास ऑफ, वेट बाय वेट में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट में होता है मास ऑफ सोलूट। यहाँ पे देख सकते हैं मास ऑफ सोलूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे भी मास का रेशो है, तो यहाँ पे भी ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आएगा।
तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी यही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। आई पे अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2018 का क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। देखो, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल किस ऑप्शन के अंदर है, ये यहाँ पे आप कैलकुलेट करना है। ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर एक ऑप्शन को यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे सबसे ज्यादा किसके अंदर है, तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास वो है यहाँ पे कि 18 ml हमारे पास H2O है। तो H2O की जो स्टेट होती है वो लिक्विड स्टेट होती है। तो यहाँ पे हम वो फार्मूला बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे कि गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर, क्योंकि वो गैस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। यहाँ पे वाटर तो लिक्विड स्टेट में, तो यहाँ पे हम पता कैसे करेंगे इसके मोल। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम पता है हमें, वॉल्यूम पता है ml में, वो है 18 ml। उसके बाद उसका डेंसिटी पता है हमें, वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी हो गया पता। उसके बाद उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे मास कैलकुलेट करेंगे, तो मास ऑफ यहाँ पे H2O कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml, और यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 18 ml। तो यहाँ पे ml कट जाएगा, यहाँ पे देखो ml कटेगा, और यहाँ पे 18 इंटू 1 यहाँ पे ग्राम में आंसर आएगा हमारा, हो गया हमारा 18 ग्राम। और 18 ग्राम मतलब इसका कितना मोल आएगा वो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वेट ऑफ H2O है 18 ग्राम, और उसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे मोल्स ऑफ H2O। तो मोल्स ऑफ H2O का क्या फार्मूला है, गिवन मास, यहाँ पे गिवन मास है 18 ग्राम। मोलार मास कितना है वाटर का, वाटर का मोलार मास होता है 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आपका ग्राम ग्राम कैंसिल हो, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये मोल ऊपर जाएगा, और इसका रेशो जो आएगा वो ना, ये हो गया हमारा पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल। तो 1 मोल यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, तो मोल कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, दूसरा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखो 0.18 यहाँ पे हमारे पास ग्राम वाटर है। तो चलो अभी यहाँ पे ये तो रेस से निकल गया, क्योंकि 0.18 ग्राम है, हमारे पास 18 ग्राम था तो 1 मोल था। यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे, मोल्स ऑफ वाटर कितने आएंगे, यहाँ पे 0.18 डिवाइड बाय मोलार मास कितना है 18। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन क्या आएगा, कैलकुलेशन आ रहा है 1 इंटू 10⁻² मोल्स आएगा वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आ गया कैलकुलेशन बी वाला। यहाँ पे सी वाला कैलकुलेशन करते हैं। देखो चलो अभी यहाँ पे सी में दिया है हमें कितना 0.00224 लीटर। तो यहाँ पे ये लीटर दिया है आपको वाटर वेपर का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे H2O वेपर। तो अभी H2O वेपर है तो यहाँ पे मोल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ वेपर, गिवन वॉल्यूम वेपर फेज का डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो यहाँ पे गिवन वॉल्यूम हमें देख के रखा है कितना, तो यहाँ पे इसको डिजिट शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 22.4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर यहाँ पे 22.4 कांस्टेंट है। तो लीटर में यहाँ पे ऊपर का भी है नीचे का भी लीटर पर मोल है, तो लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर मोल में आएगा आपका मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना आएगा 1 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स वाटर। तो इतना मोल्स यहाँ पे वाटर आ गए, तो ये भी कैलकुलेशन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये दोनों कैलकुलेशन फर्स्ट ऑप्शन से यहाँ पे कम दिखाई दे रहे। ठीक है, चलो यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन एक बार कैलकुलेट करेंगे। लास्ट ऑप्शन में तो आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है 10⁻³ मोल्स यहाँ पे वाटर के। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे पूरा का पूरा निकल आ गया, क्योंकि यहाँ पे मोल ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिए।
तो यहाँ पे आपका एक कैलकुलेशन बच गया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मोल किसके दिख रहे हैं, देखो सबसे ज्यादा मोल यहाँ पे 1 मोल दिख रहा है, तो जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा, सीधी सी बात है। यहाँ पे मोल्स को मॉलिक्यूल यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे हम बोलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल को। तो जिसका मोल मॉलिक्यूल का ज्यादा उसका मॉलिक्यूल का नंबर भी ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा हमारा, पहला ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। इसके अंदर हमें सबसे ज्यादा क्या दिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स दिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। तो आई होप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2018 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो मोल कंसेप्ट बेसिक, चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं। मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड है। तो एक हमारे पास मिक्सचर, एक फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड यहाँ पे लिया है 2.3 ग्राम का, ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पे लिया है 4.5 ग्राम का, और इनकी रिएक्शन H2SO4 के साथ हुई है, कौन से H2SO4 के साथ। तो उस दौरान यहाँ पे एक गैस इवॉल्व हुआ है और वो गैस को हम यहाँ पे पास करेंगे KOH पैलेट से। तो उसके बाद यहाँ पे उस बिकर के अंदर कितना ग्राम का प्रोडक्ट बचेगा, ऐसा यहाँ पे पूछा है। तो चलो अभी यहाँ पे एक रिएक्शन के थ्रू इसको समझेंगे। तो ये जो फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड की यहाँ पे H2SO4 के साथ कैसे रिएक्शन हो जाती है वो यहाँ पे समझेंगे। तो कौन से H2SO4 का रोल क्या है वो यहाँ पे हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो कौन से H2SO4 का रोल यहाँ पे होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये थोड़ा सा हमें पता होना जरूरी है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन के अंदर क्या करता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के लिए ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। देखो ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर जाएगा और बचेगा आपका क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो ये बच गया आपका गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी पहली रिएक्शन। अभी यहाँ पे इसका कितना ग्राम लिया है, 2.3 ग्राम है। तो इसका मोल निकालेंगे। अभी मोल्स कितना आएगा, तो मोल्स ऑफ यहाँ पे आपका फॉर्मिक एसिड, तो यहाँ पे FC लिखता हूँ, FA लिखता हूँ फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पे 2.3 डिवाइड बाय इसका मोलार मास, तो इसका मोलार मास फॉर्मिक एसिड का 46 है। तो ये यहाँ पे मोल कैलकुलेट हो जाएगा। मोल देखते हैं यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका मोल जो आ गया है, ये आ गया है 0.05 मोल। तो इतना मोल यहाँ पे खत्म होने वाला है। यहाँ पे इतना मोल खत्म होने के बाद यहाँ पे वाटर कितना मोल बनेगा, यहाँ पे वाटर 0.05 मोल यहाँ पे बनेगा। CO का भी यहाँ पे 0.05 मोल बनेगा। तो ये हो गए, इनका प्रोडक्शन होने वाला है। तो ये प्रोड्यूस होने वाले और ये वाला डिकम्पोज होने वाला है। तो ये डिकम्पोज बोलेंगे और इनका फॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका CO और H2 यहाँ पे फॉर्मेशन। दूसरी रिएक्शन यहाँ पे हम समझते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड का यहाँ पे हम फॉर्मूला समझते हैं, C+O, यहाँ पे ये रहेगा ऑक्जेलिक एसिड। इसके अंदर यहाँ पे हम कौन सा H2SO4 डालेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आप, तो यहाँ पे देखो ऑक्जेलिक एसिड से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल तो पहले रिमूव हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल के लिए ये OH और H बाहर जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे H2O बन गया। अभी यहाँ पे बचेगा क्या, देखो यहाँ पे ये बच रहा है ये वाला प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो पहले तो CO2 बनेगा, यहाँ पे ये बन गया CO2। अभी बचा क्या है, CO बचा है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हो गया आपके 3 प्रोडक्ट यहाँ पे इस केस में बनेंगे, वाटर, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अभी इसका कितना मास लिया है, देखो इसका मास लिया है 4.5 ग्राम। तो इसका मास लिया है 4.5 ग्राम। इसके मोल्स निकालेंगे, किसके, यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड के यहाँ पे मोल्स निकालेंगे। तो कितना मोल आएगा, देखो इसका गिवन मास 4.5 ग्राम है। मोलार मास यहाँ पे कितना है ऑक्जेलिक एसिड का, तो यहाँ पे सेपरेटली दोनों के मोलार मास यहाँ पे लिख के लेंगे। तो फॉर्मिक एसिड का मोलार मास होता है 46 और यहाँ पे जो ऑक्जेलिक एसिड का मोलार मास होता है 90। तो यहाँ पे 90 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ग्राम पर मोल यहाँ पे इसका यूनिट लगेगा। तो यहाँ पे ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे मोल। तो इसका मोल कितना आ रहा है, देखो
इसका मोल यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। ये मोल आपको कैलकुलेट हो जाएगा 0.05 मोल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जैसे यहाँ पे हमने रिएक्शन बैलेंस की थी यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका 1 मोल बन गया, इसका 1 मोल बन गया। तो यहाँ पे ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, पानी जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा ये इसका स्टोइचियोमेट्री 1, इसका स्टोइचियोमेट्री 1, इसका स्टोइचियोमेट्री 1, इसका स्टोइचियोमेट्री 1। तो जितना यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड डिकम्पोज हो रहा है उतना ही मोल यहाँ पे हर एक का बन रहा है। ऊपर भी वैसी केस थे, जितना यहाँ पे फॉर्मिक एसिड मोल डिकम्पोज हो रहा था उतने ही मोल वाटर के और CO के बन रहे थे। इसलिए तो यहाँ पे हमने बोला कि वाटर का यहाँ पे 0.05 मोल बन गया, बिकॉज यहाँ पे डिकम्पोज भी उतना हो रहा था। तो इसके भी यहाँ पे आपके बनेंगे कितने मोल, तो इसके बनेंगे 0.05 मोल्स, इसके भी बनेंगे 0.05 मोल्स, इसके भी बनेंगे 0.05 मोल्स। तो हर एक के यहाँ पे 0.05 मोल्स यहाँ पे बन रहे। तो अभी यहाँ पे इन सबको क्या करना है, एक ही बीकर के अंदर ये सब चल रहा है। तो ऊपर वाली रिएक्शन नीचे वाली रिएक्शन एक ही बीकर के अंदर है, और इस पूरे सॉल्यूशन को आपको KOH के अंदर डालने के बाद क्या हो जाएगा, अभी KOH को किसकी एफिनिटी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम। तो देखो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है यहाँ पे इसको हम बैलेंस करने के बाद यहाँ पे ऐसा पता चल रहा है सबकी स्टोइचियोमेट्री से में, मतलब इसका जितना भी डिकम्पोज यहाँ पे मोल लेंगे उतना यहाँ पे डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पे जितना मोल डिकम्पोज हो रहा है उतना मोल इसका बनेगा। ठीक है, तो ये बचेगा 0। दूसरी रिएक्शन कुछ इस तरह से थी। दूसरी रिएक्शन के अंदर हमने देखा H2C2O4, इसके अंदर हमने डाला कॉन्स H2SO4, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला, H2 मिल गया, CO2 मिल गया और CO मिल गया, और इसका भी बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ पे वही है 1:2 1:2 1:1। तो यहाँ पे इनिशियली कितना मोल लिया है हमने इसका 0.05 मोल लिया है, इसका 0, इसका 0, इसका 0, और एट कुछ टाइम के बाद कंप्लीट होने के बाद इसका 0 बचेगा, इसका 0.05, इसका 0.5 और इसका यहाँ पे 0.05। ठीक है, तो ये मोल यहाँ पे बन गए, और ये पूरे को हमें यहाँ पे किससे पास करना है, यहाँ पे KOH और H2SO4 भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे KOH क्या करेगा, KOH यहाँ पे पकड़ेगा CO2 को, एफिनिटी KOH को यहाँ पे एफिनिटी होती है CO2 की, और H2SO4 किसको पकड़ेगा, H2SO4 पकड़ेगा पानी को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका KOH CO2 को H2SO4 H2O को पकड़ेगा, तो बचेगा क्या उस बीकर के अंदर, उस बीकर के अंदर ओनली 1 गैस यहाँ पे बचेगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ पे इसके थ्रू आया था हमारे पास 0 मोल्स ऑफ CO, यहाँ पे आए थे 0.05 मोल्स, प्लस दूसरे रिएक्शन के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे वो भी 0.05, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास बचेगा 0.0, यहाँ पे 0.1 मोल यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे उस बीकर के अंदर रहेगा। ठीक है, तो इसका मास यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे मास को कन्वर्ट करेंगे ना इसको मोल को, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ CO इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय इसका मोलार मास। तो मोलार मास यहाँ पे हमें पता है CO का मोलार मास 28 होता है, मोल अभी यहाँ पे हमने निकाला, मोलार मास 28 है, तो यहाँ पे वेट ऑफ CO यहाँ पे निकालेंगे तो वो आएगा आपका कितना ग्राम, 2.8 ग्राम आपका CO उस बीकर के अंदर यहाँ पे बच के रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आंसर हो जाएगा 2.8 ग्राम। आई पे अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू द हैबर प्रोसेस। तो यहाँ पे हैबर प्रोसेस के अंदर अमोनिया बनता है, ये थोड़ा सा हमें पता होना जरूरी है। पहले तो यहाँ पे अमोनिया प्रोडक्शन यहाँ पे हैबर प्रोसेस के अंदर चलता है, और अमोनिया बनाने के लिए यहाँ पे क्या जरूरी है, आपका हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे दूसरा है नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे 2 गैस यहाँ पे आपको लेना है, तो दोनों भी यहाँ पे गैस से, और यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, आपका यहाँ पे अमोनिया मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट, रिएक्शन हो गया।
पहले तो हम कंपलसरी रिएक्शन को लिखेंगे, उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसके 3 मोल है, इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल है, तो ये हो गया उसका बैलेंसिंग फैक्टर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये तो स्टोइचियोमेट्री होगी, हम इसको स्टोइचियोमेट्री बोल सकते हैं या इसको बैलेंसिंग फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग फैक्टर के बाद यहाँ पे गिवन क्या दिया है, चलो यहाँ पे गिवन हमें दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे पूछा है, मतलब इसके मोल्स हमें यहाँ पे निकालने, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, और अमोनिया को हमें यहाँ पे कितना मोल बनाना है, 20 मोल बनाना है। ये हमें देख के रखा है कितना बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, इसका यदि हम 3 मोल डिकम्पोज करें तो इसका 2 मोल बन रहा है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 के बदले में यहाँ पे 20 बनाना है खाली, तो यहाँ पे हमें लेना कितना पड़ेगा, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, हमें यहाँ पे 30 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 मोल आप यहाँ पे H2 डिकम्पोज करेंगे तो 2 मोल यहाँ पे आपका NH3 बनेगा। तो यहाँ पे आपको 20 मोल बनाना है, तो कितना मोल यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो फिर भी यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन क्या आएगा, यहाँ पे हमारा मोल्स ऑफ H2 कितना आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 3 × 20 डिवाइड बाय, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे जाएगा x, ये आएगा 2। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन क्या आएगा, 3 × 10 मतलब यहाँ पे आपका 30 मोल आएगा, 30 मोल आपका क्या आएगा, H2 गैस। तो यहाँ पे हमारा 30 मोल H2 गैस यहाँ पे रिक्वायर्ड है यदि हमें अमोनिया 20 मोल बनाना है तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई पे अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2021 का मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पे एटम्स का नंबर है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, पहला जो ऑप्शन है उसके अंदर यहाँ पे बोला गया है कि 1 ग्राम यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे मैग्नीशियम के। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के मोल कैसे निकालेंगे, उसका जो भी गिवन मास है, तो गिवन मास बाय मोलार मास, तो यहाँ पे गिवन मास ग्राम में लेना है। तो यहाँ पे गिवन मास कितना दिया है, 1 डिवाइड बाय यहाँ पे इसका मोलार मास, यहाँ पे एटॉमिक मास यहाँ पे देख सकते हैं 24। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम देखेंगे अभी ABCD। तो 1 ग्राम यहाँ पे सबके सब 1-1 ग्राम है, दूसरा है O2। यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ O2 के मोल्स निकालेंगे, अभी यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे गिवन मास कितना आएगा O2 का, वो यहाँ पे 1 दिया है, डिवाइड बाय यहाँ पे मॉलिकुलर मास यहाँ पे 32 है। तो यहाँ पे O2 का मोल्स आ गए, ये O2 के आ गए, ये ऊपर Mg के आ गए मोल्स, तो Mg के मोल्स आ गए, ये मोल्स आ गए किसके, O2 के मोल्स आ गए। तो यहाँ पे O के कितने आएंगे देखें, तो O को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 1/32 × 2। तो यहाँ पे O यहाँ पे क्या आएगा, एटम्स आएगा, मोल्स एटम आएंगे। ये हो गए 2/32 मतलब ये 1/16 आएगा। तो यहाँ पे आप 1/16 लिख सकते हैं। यहाँ पे मोल्स किसके मोल्स, ऑक्सीजन एटम के। तो एटम पूछा है इसलिए यहाँ पे इसको एटम के अंदर कन्वर्ट किया है। चलो यहाँ पे हमारा पहला जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से देखो, 1/24, उसके बाद यहाँ पे 1/16। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं रहेगा। चलो यहाँ पे सी की तरफ चलते हैं। तो तीसरा यहाँ पे दिया है 1 ग्राम लिथियम, और इनकी सबकी स्टेट दी है, मतलब ये आप इसको कंपाउंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिथियम सॉलिड है, तो यहाँ पे लिथियम के मोल निकालेंगे, मोल्स ऑफ लिथियम कितना आएगा, ये 1 ग्राम डिवाइड बाय इसका मोलार मास यहाँ पे देख सकते हैं 7। तो यहाँ पे ये मोल आएंगे, ये मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ लिथियम। चलो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है उसमें से यहाँ पे सी ऑप्शन थोड़ा सा ज्यादा है, तो डेफिनेटली ए और बी ऑप्शन यहाँ पे आपके कट गए। चलो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन एक बार क्रॉस चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 ग्राम यहाँ पे सिल्वर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे उसका 1 मास से डिवाइड बाय इसका मोलर मास, तो ये सबसे कम मोल आएगा। तो ये आपका मोल्स आएंगे Ag के, सबसे कम पूछा जाएगा तो यहाँ पे ये आएगा। तो लोएस्ट
मोल आपको यदि लिखना है तो यहाँ पे लोएस्ट, यहाँ पे मिनिमम बोल सकते हैं इसको, मिनिमम एटम्स। तो मिनिमम एटम में आपका ये आएगा ऑप्शन नंबर 4। और मैक्सिमम एटम में आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर जिसका भी छोटा है वहां पे आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मैक्सिमम एटम, मैक्सिमम यहाँ पे एटम्स, जिसका मोल एटम ज्यादा उसका एटम का नंबर भी ज्यादा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो सी है वो ये, जिसके अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा लिथियम के एटम रहेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे नीट 2021 का एक मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, उसके अंदर 78% बायोवेट कार्बन है और यहाँ पे एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो जो भी बचा हुआ परसेंटेज वो हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पे हमें राइट ऑप्शन फॉर द इम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, तो यहाँ पे हमें कुछ इम्पिरिकल फार्मूले दिए, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उस हाइड्रोकार्बन का क्या इम्पिरिकल फार्मूला रहेगा। तो चलो अभी इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अभी देखो यहाँ पे करना क्या है, इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर हमें देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। तो यहाँ पे पहले एलिमेंट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे चार्ट बना के लेना है। पहले एलिमेंट परसेंटेज दिया हुआ है मास के अंदर, उसके बाद उसके मोल निकालना है, उसका मोल रेशो निकालना है, उसके बाद सिंपलेस्ट मोल रेशो, और जो भी उसके बाद बनेगा वो इम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है हमारे पास, देखो यहाँ पे कार्बन, और दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो ये हो गए कौन कौन से एलिमेंट है ऑर्गेनिक के अंदर। उसका परसेंटेज यहाँ पे दिया है, इस 78% है। और यहाँ पे बचा हुआ जो भी कुछ रहेगा, पकड़ के चलो कि यहाँ पे आपका 100 में से यहाँ पे आप 78 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 22% बचेगा। तो ये हो गया परसेंटेज बाय मास, इसको आप ग्राम ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम मोल निकाल सकते हैं, तो मोल यहाँ पे कार्बन के मोल निकाल सकते हैं। कार्बन के मोल कितना आएगा, यहाँ पे उसका परसेंटेज में जो भी दिया हुआ है उसको हम मास कंसिडर करेंगे ग्राम में, डिवाइड बाय उसका मोलार मास। और यहाँ पे भी हम मोल्स ऑफ क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन। तो ये भी कैलकुलेशन यहाँ पे हम करेंगे, तो दिया हुआ परसेंटेज है उसको हम मास लेंगे डिवाइड बाय उसका यहाँ पे मोलार मास। तो ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। ये यहाँ पे कार्बन के मोल आ रहे 6.5 और हाइड्रोजन के मोल आ रहे 22%। उसके बाद यहाँ पे मोल रेशो लेंगे, मोल रेशो के अंदर करेंगे क्या, तो मोल रेशो के अंदर है यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन के जो भी मोल है उसको यहाँ पे इन दोनों में से जिसका भी मोल कम है उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 6.5 कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल डिवाइड बाय जो भी इसमें से कम है वो नंबर यहाँ पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आपका आएगा 1, और यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। ये देखो ये कैलकुलेशन आ रहा है आपका 3.38 के आसपास। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है, अभी ये मोल रेशो हो गया। अभी सिंपलेस्ट मोल रेशो के अंदर यहाँ पे हमें एक बार क्रॉस चेक करना है। अभी ये 3.33 को और इस 1 को हम एक ऐसे फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखेंगे। इसको यदि हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4, और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3। तो कार्बन का 3 और हाइड्रोजन का 4 यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम थोड़ा सा अप्रॉक्स कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। तो ये एक बार क्रॉस चेक करके यहाँ पे हमें अप्रॉक्स लेना है, निगलेक्ट करना है, कब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा ऑप्शन देख के करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन ऐसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो ये वाली जो फिगर है इसको हम अप्रोक्सीमेटली, ये 1 है और इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लेंगे हम, 3 लेंगे। तो यहाँ पे आपका सिंपलेस्ट रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कार्बन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका 3 हो जाएगा, और ये रहेगा आपका सही आंसर। तो यहाँ पे हमारा जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, CH3। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2021 का एक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन LU, यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया है 71, और यहाँ पे ऊपर वाला जो मास है वो है एटॉमिक मास नंबर 175 है, इसका एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा। चलो अभी यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने वो देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो LU जो एलिमेंट है वो यहाँ पे लुटेटियम, और इस लुटेटियम का एटॉमिक नंबर की बात करें, मतलब प्रोटॉन की बात करें, तो यहाँ पे बेस वाला जो पार्ट होता है उसको हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और एटॉमिक नंबर जो होता है
वो प्रोटॉन का नंबर होता है। तो यहाँ पे आपको तो प्रोटॉन तो पता चल गए, ठीक है। और कोई भी एटम यहाँ पे बात करें, कोई भी एटम यहाँ पे बात करें, तो एटम ये जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होता है इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। तो जितने प्रोटॉन है उतने यहाँ पे क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पे प्रोटॉन तो हो गया हमारे पास 71, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी 71 रहेंगे। तो यहाँ पे बनेगा 71 प्लस चार्ज बनेगा और यहाँ पे 71 माइनस चार्ज बनेगा। और रही बात यहाँ पे न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे हम पता करेंगे। न्यूट्रॉन कैसे पता कर, तो इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं ये 175 जो मास है, इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है यहाँ पे। तो ये होता है आपका एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर। तो इसमें से न्यूट्रॉन का नंबर अभी फाइंड आउट करना है। प्रोटॉन का नंबर तो हमें पता है 71, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे देखो एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे पता है हमें 175। अभी उसके बाद प्रोटॉन भी पता है, कितना है प्रोटॉन 71। तो चलो यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात करेंगे। न्यूट्रॉन यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे 175 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 71 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर पता चलेगा। तो ये कैलकुलेशन है यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। कैलकुलेशन हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 104, ये रहेगा न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हमें वही फाइंड आउट करना है न्यूट्रॉन कितना है। न्यूट्रॉन आएगा 104। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या आएगा, प्रोटॉन 71, 104 और 71। तो यहाँ पे 71 से कहानी चालू करना है और 71 से कहानी को एंड भी करना है। तो चलो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखो 71 प्रोटॉन, 71 इलेक्ट्रॉन और बीच में जो है 104 यहाँ पे न्यूट्रॉन रहेगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।